Today we are going to start with section number 91. Okay. Now what section 91 talks about? Okay, उसका prima facie understanding ले लेते हैं. What it says is it has a power to close register of members or debentures. Company is having a power to close the register of members or debenture holders or other security holders. Why there is a need to close the register of members or debenture holders or other security holders, ये जानना जरूरी है. एवरी ईयर एटलीस्ट एक बार तो ये होता ही है. ओके, एवरी ईयर एटलीस्ट वंस दिस हैपेंस. कैन बी मोर टाइम्स बट एटलीस्ट वंस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस. और ज्यादातर करके जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ओके, इन दैट केस कंपनी को अपना मेंबर्स रजिस्टर क्लोज करना पड़ता है. Why there is a need to close the register of members in case of dividend declaration? ओके, तो हम लोग ये समझते हैं कि जिस दिन कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन जो भी शेयर होल्डर होते हैं, whosoever is the shareholder of company, okay, but if we properly see, हम अगर प्रॉपरली कंपनी को देखते हैं, उनका वे ऑफ परफॉर्मिंग देखते हैं, तो कंपनी में मोमेंट टू मोमेंट शेयर होल्डर बदलते रहते हैं. ओके, मैं 5 मिनट पहले शेयर होल्डर था, अभी नहीं हूँ. ओके, इट इज पॉसिबल क्योंकि मैंने शेयर्स खरीदे तुरंत बेच दिए. देन हाउ विल द कंपनी डिसाइड दैट टू whom the dividend is to be given and to whom the dividend is not to be given? इसके लिए वो एक डेट डिक्लेयर करते हैं जिसको कहा जाता है रिकॉर्ड डेट. ओके, द डेट on which if you are a shareholder or a member of company you will be eligible for dividend. उसको कहा जाता है रिकॉर्ड डेट. और उससे पहले कंपनी अपना रजिस्टर क्लोज करता है. ओके, कुछ दिनों के लिए, जनरली इट इज फॉर 7 days, सो दैट नो मूवमेंट टेक्स प्लेस. जो है वो वहां के वहीं रहेंगे. ओके, ना कोई नया मेंबर कंपनी के शेयर्स खरीद सकेगा और ना ही कोई एग्जिस्टिंग मेंबर, जब तक ये प्रोसेस खत्म होगा तब तक वो शेयर बेच पाए. That is called closing the register of members. ऐसा सेम केस डिबेंचर होल्डर्स के केस में होगा. डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है तो उसके लिए भी रिकॉर्ड डेट डिसाइड होता है और उस पर्टिकुलर डेट पे जो भी डिबेंचर होल्डर होगा या अदर सिक्योरिटी होल्डर होगा उसे इंटरेस्ट पे किया जाएगा. ओके, तो अगर लिस्टेड डिबेंचर होल्डर्स हैं तो उसमें भी मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस होते रहते हैं. इक्विटी जितना फ्रीक्वेंट नहीं होता है बट फिर भी चेंजेस तो होते रहते हैं. ओके, we are going to discuss that part today कि कब कंपनी अपना रजिस्टर क्लोज कर सकता है, उसके लिए उसको क्या नोटिस देने पड़ेंगे, कहाँ पे नोटिस देना पड़ेगा, कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, और अगर इसमें कुछ कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो कंपनी की क्या लायबिलिटी हो सकती है. दैट इज व्हाट बेसिक पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो the section seeks to provide that a company may close the register of members, debenture holders or other security by giving, मैंने आपको कहा था कितना नोटिस देना पड़ेगा, मिनिमम 7 days नोटिस और such lesser period as specified by सेबी. अगर सेबी कुछ लेसर पीरियड स्पेसिफाई करता है तो वो, अदरवाइज मिनिमम 7 days इन एडवांस नोटिस देना पड़ता है मेंबर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को या तो सिक्योरिटी होल्डर्स को. ओके, जो भी रजिस्टर क्लोज होने वाला हो उनको नोटिस भेजा जाता है दैट द रजिस्टर इज गोइंग टू क्लोज फ्रॉम सो एंड सो डेट. ओके, मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर डेट पे क्लोज करना है तो इसके मिनिमम 7 days पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ओके, चलो ये वाला पार्ट हो गया. द मोमेंट रजिस्टर इज क्लोज्ड, ओके, एंड आफ्टर द प्रोसेस स्टार्ट, द प्रोसेस ऑफ ऑल द थिंग्स स्टार्ट्स, बट ये क्लोज हुआ वहां से मैक्सिमम 30 days के लिए क्लोज रह सकता है एक बार में, वन टाइम मैक्सिमम 30 days. और मैंने आपको कहा था कि ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है इन अ ईयर. ओके,
तो मैक्सिमम 45 days in a year, one time 30 days and maximum 45 days in a year. उससे ज्यादा टाइम के लिए ये रजिस्टर क्लोज नहीं हो सकता है। ये 30 days सिर्फ बोलने के लिए है, इससे काफी कम टाइम लगता है, 4 दिन 5 दिन या 7 दिन में काम खत्म हो जाता है। ओके, 30 days टाइम लिमिट दिया है, पर इतना टाइम लिमिट कोई यूज करता नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जिस दिन सर जस्ट अ मिनट, जिस दिन मैं मेंबर्स रजिस्टर क्लोज करने वाला हूं, उसके मिनिमम 7 days पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिस दिन रजिस्टर क्लोज हुआ, वहां से लेके मैक्सिमम 30 days के लिए एक बार में वो क्लोज रह सकता है। और पूरे साल में मल्टीपल टाइम्स अगर आप रजिस्टर क्लोज करते हो, तो आपको मैक्सिमम टाइम पीरियड मिलेगा 45 days का इन एग्रीगेट। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। इफ रजिस्टर इज क्लोज्ड विदाउट गिविंग नोटिस, मतलब अगर ये प्रोविजन फॉलो नहीं किए गए, या तो शॉर्टर नोटिस दिया गया, 7 days की जगह कम नोटिस दिया, ओके, या तो आपका जो पीरियड है 45 days का, उससे ज्यादा टाइम आप यूज कर लेते हो, मतलब मेंबर्स रजिस्टर यू क्लोज्ड फॉर 50 days, then company and every officer of company shall be liable for a penalty of rupees 5,000 per day. कितना पेनल्टी होगा? 5,000 पर डे, बट मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। ओके, ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मैं कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है। ओके, क्योंकि ये नंबर ऑफ टाइम्स इस चैप्टर में लिखा हुआ है, तो उसका एक ही बार में अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे। ओके, it is important to note here that private companies have been exempted from issuing public notice in newspaper, provided it issues 7 days notice to its member before effecting closure of the प्राइवेट कंपनी में वैसे भी 200 मेंबर होते हैं, तो उनके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना जरूरी नहीं है। उनको तो आप पर्सनली बता दोगे ना, मतलब बाय वे ऑफ अ लेटर और बाय वे ऑफ एन ईमेल, तो भी चलेगा। बट जहाँ पे पब्लिक कंपनी है, वहां पे न्यूज़पेपर में डिक्लेयर करना कंपलसरी है। इट इज वेरी मच कंपलसरी टू डिक्लेयर द सेम इन द newspaper that 7 days from now the members register will be closed. ओके, हर साल इस टाइम पीरियड में बहुत सारी बार ऐसा होता है। ओके, क्योंकि इस टाइम पीरियड में कंपनी एजीएम भी रखता है और डिविडेंड भी डिक्लेयर होता है। हर एक कंपनी का रिजल्ट्स भी पब्लिश होते हैं। ओके, तो उसके लिए कंपनी न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देता है। ओके, दैट वी आर गोइंग टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स within 7 days from now, sorry within 7 days नहीं, after 7 days from now, and उसके बाद नंबर ऑफ डेज के लिए, बट वो मेंशन नहीं होता है कि कितने दिन के मेंबर्स रजिस्टर क्लोज होता है। कुछ लोग मेंशन करते हैं, कुछ लोग मेंशन नहीं भी करते। मूविंग फॉरवर्ड, चलो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है वो लिखते हैं। कौन सा रजिस्टर क्लोज करने के लिए? मेंबर, डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर। ओके, सबसे पहला, गिव एटलीस्ट 7 days नोटिस। कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा? 7 days का नोटिस देना पड़ेगा हर एक को, वो मेंबर हो, डिबेंचर होल्डर हो, चाहे डिपॉजिट होल्डर। अगर से भी आपको कम टाइम पीरियड अलाउ करता है तो उतने टाइम पीरियड में, बट अदरवाइज 7 days का टाइम पीरियड मिनिमम होता है। इसके लिए 7 days का टाइम पीरियड मिनिमम होता है अगर लिस्टेड कंपनी और द कंपनी विच इज इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। ये नोटिस किस तरह से देना है? तो जो उसका यूजुअल मेथड है, ये नोटिस देना है न्यूज़पेपर में। ओके, तो कौन से न्यूज़पेपर में? एक होगा वर्नाक्यूलर और एक होगा इंग्लिश डेली। इसमें वर्नाक्यूलर लैंग्वेज होगा, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए।
ओके, बस इतना सारा कुछ लिखा हुआ है और दूसरा नोटिस देना पड़ेगा वेबसाइट पे। ठीक है, ये वेबसाइट या तो कंपनी का हो सकता है या तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा तो वो वाली वेबसाइट। बढ़ते हैं आगे। ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। बट उसको भी 7 डेज का नोटिस, 7 डेज एप्लीकेबल है। कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? न्यूज़पेपर वाला प्रोविजन। किसी को दिक्कत हो तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ एनुअल रिटर्न। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, वो पहले समझ लेते हैं। ऐसा समझो कि अगर आप एनुअल रिटर्न पढ़ोगे, इफ यू रीड दिस एनुअल रिटर्न, देन इन द प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर का ये एनुअल रिटर्न है, इसमें कंपनी में जो भी मेजर चेंजेस आए, वॉट एवर मेजर चेंजेस अकर्ड इन द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर कैन बी रेड फ्रॉम एनुअल रिटर्न। हर एक कंपनी को अंडर सेक्शन 92, उसका प्राइमा फेसी सेक्शन कौन सा है? 92। ओके, हर एक कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न आरओसी में सबमिट करना पड़ता है, जिसमें पिछले साल, मतलब से फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 1920 है, तो उसमें कंपनी में जो भी मेजर चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, whatever, then everything, okay, so whatever has happened in the previous year is to be mentioned in the annual return and to be filed with the ROC। ओके, पढ़ते हैं। तो इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से है? कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, दिस इज मोर सो रिलेटेड टू द कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू। ये एनुअल कंप्लायंस है, इसके लिए इसका नाम भी एनुअल रिटर्न है। Every company is required to file with the ROC an annual return as prescribed in section 92 form MGT 7। okay? दो चीजें हैं इसमें, MGT 7 और MGT 8। MGT 7 में आपको ये बनाना पड़ता है और MGT 8 में कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, जो भी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है, वो इसको सर्टिफाई करता है। ओके, सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या देना पड़ता है? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज और उसकी जो भी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनीज है। मेरी अंडर में बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, मेरी बहुत सारी एसोसिएट कंपनीज हैं, या मैं ऑलरेडी किसी का सब्सिडरी कंपनी हूं और मेरा कोई होल्डिंग कंपनी है। ओके, registered office, principal business activity and particulars of its holding subsidiary and associate companies. Number 2, its shares, debentures and other securities and shareholding pattern. Okay, मतलब एज ऑन द बैलेंस शीट डेट आपका शेयर होल्डिंग, डिबेंचर होल्डिंग या बाकी का कोई सिक्योरिटी होल्डिंग पैटर्न है तो वो कैसा है। द रीजन इज कि कंपनीज एक्ट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, कि कुछ प्रमोटर्स होंगे, वो इतना ही पर्सन होल्डिंग रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते, और उनका उससे ज्यादा होल्डिंग है तो उनको वो बेचना पड़ेगा। बेचने के लिए उन लोगों ने टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया है कि आने वाले 1 साल में या 2 साल में, जब भी आपको सूटेबल लगे, आपके पास जितना भी एक्स्ट्रा होल्डिंग है वो आप बेच दो। ओके, तो एक मैक्सिमम लिमिट प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि 25% से ज्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 26% शेयर है तो मुझे 1% शेयर बेचना पड़ेगा। सो द ROC, दैट इज द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, विल कम टू नो कि कंपनी का शेयर होल्डिंग, डिबेंचर होल्डिंग या अदर सिक्योरिटीज होल्डिंग पैटर्न कैसा है। okay? Its indebtedness, what is the total liability of company, its members,
एंड डिबेंचर होल्डर्स along with the changes therein since the close of the previous financial year। मतलब कैसा होगा, कंपनी के ओपनिंग डेट पे मेंबर्स कितने हैं, ड्यूरिंग द ईयर क्या चेंज आया, प्लस माइनस जो भी हुआ, और एट द एंड ऑफ द ईयर कितने हैं, ये ओपनिंग और यहाँ पे क्लोजिंग, और ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंज आया तो वो पूरा स्टेटमेंट बना के देना पड़ता है। ओके। नंबर 5, who are the promoters, directors, key managerial personnel, along with the changes therein since the close of the previous financial year। ओके। तो इधर भी ऐसा कि कंपनी के केएमपी ओपनिंग में कौन से थे, क्या चेंज आया, और क्लोजिंग में कौन से। ओके। कितनी मीटिंग्स हुई मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या कमिटीज की, और उनका अटेंडेंस डिटेल्स। ओके। नेक्स्ट इज remuneration of directors and key managerial person। This is governed by section 197 and section 198 of companies act schedule 5। okay। तो हमने हमारे मैनेजर्स को कितना पेमेंट किया है, वी हैव स्टडीड सर्टेन लिमिट्स, 1%, 3%, 5%, 11%। ओके। वो रिवीजन होगा तो और ज्यादा क्लियर होगा। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी या कंपनी के ऑफिसर्स के ऊपर या डायरेक्टर्स के ऊपर किसी भी तरह का पेनल्टी, पनिशमेंट, फाइन इम्पोज किया गया है तो वो डिस्क्लोज करना है। मैटर्स रिलेटिंग टू सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस और डिस्क्लोजर्स। एंड द लास्ट थिंग इज कि अगर कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई, एफडीआई नहीं है, कौन सा है, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ओके। तो वो जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उनका नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन एंड परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग। क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लिमिट्स हैं कि एक लिमिट से ज्यादा, और हमारा जो शेयर मार्केट है वो ज्यादातर एफआईआई से भी अफेक्ट होता है। तो ये सारी चीजें आपको एनुअल रिटर्न में भर के देनी है अंडर सेक्शन 92 एंड फॉर्म नंबर MGT 7। कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा, 92, और फॉर्म नंबर एप्लीकेबल होगा MGT 7। अभी आता है प्रोसीजरल No, sir. सेकेंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट, दैट दिस एनुअल रिटर्न, अभी मैंने डेटा तो फिलअप करके दे दिया बट वो ऑथेंटिक डेटा है। ओके। वो कैसे समझ में आएगा, कैसे क्लियर होगा, इट मस्ट बी साइन बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड कंपनी सेक्रेटरी। ओके। अगर कंपनी में फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी नहीं है देन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। Two types of company secretaries can be there ideally, one who are doing a job, others who are doing a practice। तो अगर कंपनी में उनका खुद का कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो हम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास से भी साइन करवा सकते। सो अ डायरेक्टर and a company secretary are required to sign the annual return, or director and company secretary। Okay। However, in relation to one-person company and small company, the annual return shall be signed by the company secretary, or where there is no company secretary, by the director of the वन पर्सन कंपनी में। नॉर्मली कंपनी सेक्रेटरी उनका खुद का नहीं होता है नॉर्मली। ओके। तो इसीलिए वो किससे, कौन साइन करता है, मोस्टली डायरेक्टर। बट अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो उसी के पास से साइन करवाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन वो है। अगर वो नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा तो भी चलेगा। जो भी एनुअल रिटर्न एक लिस्टेड कंपनी फाइल करता है, इट इज फाइल्ड बाय अ लिस्टेड कंपनी और अ कंपनी हैविंग
share capital of rupees 10 crore or more, or a company having turnover of rupees 50 crore or more. Okay, तो उनको डेटा MGT7, बट अगर इनमें से कोई भी एक हो गया, या तो वो लिस्टेड हुआ, या तो उनका शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या उनका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वो सर्टिफाई करेगा तो ही आप उसको सबमिट कर सकते हैं। क्या सर्टिफाई करेगा? कि जो भी मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है वो फैक्ट है, करेक्टली डिस्क्लोज्ड है और एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड है। एडिक्वेटली डिस्क्लोज मतलब जितना डिटेल होना चाहिए उतना सफिशिएंट डिटेल है। ओके, चलो कब फाइल करना है? जिस दिन कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ वहां से लेके 60 डेज के अंदर। और अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुआ ही नहीं तो जिस दिन होना चाहिए था वहां से लेके 60 डेज। देखो, सिर्फ फॉर एग्जांपल कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग हुआ लेट्स से 25 ऑफ जून, तो यहाँ से लेके 60 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को ये सारा डिटेल दे देना है। चलो, अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुआ ही नहीं तो कब होना चाहिए? एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक प्रोविजन है, इट मस्ट बी डन विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, मीन्स बाय 30th सितंबर। ओके, तो अगर 30th सितंबर तक आपका एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुआ तो यहां से लेके 60 डेज। ओके, लिखा हुआ 60 days from the date on which the annual general meeting should have been held, along with the reasons for not holding the AGM। क्यों आपने AGM नहीं किया उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न एंड सर्टिफिकेशन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए देखो, वो रिटर्न का डेटा होगा MGT7, उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के पास से MGT8 में। ओके, यस, ये वाला प्रोविजन लॉ में नहीं लिखा हुआ है बट कॉमन सेंस है। ओके, कि कंपनी सेक्रेटरी डूइंग जॉब इन द कंपनी, इन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तो समझो कि एक्स लिमिटेड है, वो लिस्टेड कंपनी है, उसको अपना MGT जो एनुअल रिटर्न है वो सर्टिफाई करवाना है, दे वांट टू सर्टिफाई, तो वो इसके पास से नहीं करवा सकते। वो किसके पास से करवा सकते हैं? ओनली फ्रॉम द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ओके, दिस इज नॉट रिटर्न इन द लॉ बट इट इज अ कॉमन सेंस। ओके, इट्स अ प्रूडेंस मैटर। पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन, company and every officer of company shall be liable for a penalty of 50,000, and in case of continuing default 100 rupees for each day, subject to a maximum of 5 lakh। मिनिमम पेनल्टी 50,000 रुपए, पर डे पेनल्टी 100 रुपए, 100 rupees per day and maximum 5 lakh rupees। Okay, if company secretary in practice who certifies the annual return otherwise than in accordance with the provisions of this section, मतलब अगर वो कुछ गलती करता है तो उसका मिनिमम फाइन 50,000 रुपए, मैक्सिमम फाइन 5 लाख। ओके, और जो भी एनुअल रिटर्न का कॉपी है वो मिनिमम 8 years तक संभाल कर रखना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। 8 years कहाँ से लेंगे? 8 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ओके, Big Fox Private Limited called its annual general meeting on 30th September। Okay,
for the financial year ended on 31st March. However, due to want of quorum, the meeting could not take place and was cancelled. The company has not filed the annual return or annual statements for the year ending March with the ROC till date. The director is of the view that since the annual general meeting did not take place, the period of 60 days for filing of annual return is not applicable. देखो क्या लिखा हुआ है, जिस दिन मीटिंग हुआ या होना चाहिए था, ओके, अभी होना चाहिए था मतलब मीटिंग हुआ कि नहीं हुआ, बट होना चाहिए था, कब होना चाहिए था, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ओके, मतलब 30th सितंबर तक होना चाहिए था, ओके, नहीं हुआ, वो कंपनी का प्रॉब्लम है, आपको इसके 60 डेज के अंदर अंदर आरओसी को एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा और रीजंस भी बताने पड़ेंगे कि एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं हुआ था, ओके। Section 92 states that every company has to file an annual return with ROC in form MGT7 within 60 days of date on ADM was held or the date on which it must have been held. मस्ट तो नहीं लिख सकते बट शुड लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें और 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। In the above case, the AGM of Big Fox Private Limited should have been held by 30th September, but it did not take place. Thus, the company has contravened the provision of Section 92 and shall be liable for a penalty as specified. कितना penalty specified था? Minimum 50,000 रुपए and 100 rupees per day for continuing default. Okay, subject to a maximum of 5 lakh. Okay. ये लास्ट सेक्शन है, प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, जिसको हम नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग तरह से डिस्कस कर चुके हैं। स्टिल नॉर्मली आपके जो भी रजिस्टर्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट की बात नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। बुक्स ऑफ अकाउंट तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखना पड़ेगा, ओके, प्राइमा फेसी। अगर वहां पे नहीं रखना है तो जिस सिटी में या जिस टाउन में रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां कहीं और, बट जैसे ही आप अपने रजिस्टर्स सॉरी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मूव करते हो फ्रॉम रजिस्टर्ड ऑफिस टू एनी अदर प्लेस, तो जिस दिन आपने मूव किया वहां से लेके 7 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। ये नॉर्मल प्रोविजन है, बट दैट इज फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये किसके लिए है? रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स, दे मस्ट बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस, okay, they can also be kept at a place in India, okay, or other registered office where more than 1/10 of the total member reside if approved by a special resolution. इधर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए माने 3/4 मेजोरिटी चाहिए। बोर्ड जो बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं ना, उसको मूव करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे तो भी चलेगा, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं। ओके, ये वापस वही के वही प्रोविजन लिखे हुए हैं। तो दिस पॉइंट यू आर सपोज टू रीड। हमारा मीटिंग खत्म हो गया है।